The London Top Show is sponsored by Ludo King. It is India's most downloaded game. हाय दोस्तों, मैं विकास सिंह एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स का नंबर 1 गेम लूडो किंग अभी डाउनलोड कीजिए। नमस्ते, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो में आज बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पश्चिम बंगाल दौरे के बारे में, लद्दाख में चल रहे भारत और चीन के झगड़े की असली वजहों के बारे में, भविष्य के बारे में और आरबीआई द्वारा रेपो और रिवर्स रेपो रेट कम किए जाने के असर के बारे में। लेकिन सबसे पहले दिन का वीडियो। इसको बंदे को ये वीडियो उत्तर दिल्ली के जगतपुरी इलाके का है। 21 मई को यहाँ एक स्कूल के पास कुछ विवाद हुआ। पास में छोटे नाम का एक शख्स ठेले पर आम बेच रहा था। झगड़ा हुआ तो कुछ लोगों ने छोटे से अपना ठेला आगे बढ़ाने को कहा। छोटे अपनी छोटी सी दुकान को कुछ आगे तक ले जाने लगा। आम के जो क्रेट उन्होंने बगल में रखे थे वो पीछे छूट गए, लेकिन जब तक छोटे अपनी क्रेट वापस लेने आते तब तक उसके आसपास छोटी सी भीड़ जमा हो गई जो आम लूट रही थी। एक मीडिया रिपोर्ट में छोटे का बयान छपा। इसके मुताबिक छोटे के 15 क्रेट लूटे गए जिनमें रखे आमों की कीमत 30,000 रुपये थी। कोई हेलमेट में आम ले जा रहा था, कोई झोले में, कोई हाथ में। ये सब कथित आम आदमी थे, जिससे जितना बना ये आम आदमी उतने आम लूट कर ले गए। छोटे की छोटी सी बचत को और भी छोटा कर दिया इन्होंने। दिन रात पानी पी पी कर हम नेताओं और अधिकारियों को कोसते हैं कि इन्होंने देश को लूट लिया। अब ये कौन सी ग्रंथि है जिसके असर में हम आम लोग एक गरीब आदमी की दुकान लूट लेते हैं। आम लूटते लोगों को न सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी लगी, न इस बात का डर कि अपराध हो रहा है। और जबकि वीडियो भी बन रहा था। राजधानी दिल्ली के लिए घटना शर्म से भरी हुई है। अब आइए फिर से कमेंट बॉक्स में लिखिए, मीडिया को गालियां दीजिए, सरकार को गालियां दीजिए, प्रशासन को गालियां दीजिए, लेकिन इन सब के बाद थोड़ा सा वक्त बचे तो अपनी गिरेबा में भी झांक कर देखिए। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। सबसे पहले कोरोना संक्रमण से जुड़ा आंकड़ा। दुनिया भर में कुल मामले 51,07,000, ठीक हुए 19,51,000 और मौतें 3,33,000। भारत के आंकड़े कुछ विस्तार से। कुल मामले 1,18,447, ठीक हुए 48,534 लोग और मौतें 3,583। पिछले 24 घंटे में क्या स्थिति रही? 1,03,829 टेस्ट हुए। नए मामले सामने आए 6,088। ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है एक दिन का, 6,088। ठीक कितने लोग हुए? 3,234 और मौतें 148। अगली सुर्खी केंद्रीय गृह मंत्रालय से जुड़ी। उसने आज ऐसे लोगों को भारत आने की इजाजत दे दी जिनके पास OCI यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया वाला कार्ड है और वो विदेश में फंसे हुए हैं। लेकिन कुछ शर्तें हैं। वही लोग आ पाएंगे जो इन 4 कैटेगरीज में फिट बैठते हो। कौन सी 4 कैटेगरीज? पहली, भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे जो विदेश में पैदा हुए जिनके पास OCI कार्ड है। दूसरा, ऐसे OCI कार्ड धारक जो भारत किसी आपात स्थिति में आना चाहते हैं, मिसाल के लिए परिवार में किसी की मृत्यु जैसी कोई घटना। तीसरी चीज, ऐसे दंपति जिनमें से एक के पास OCI कार्ड हो और दूसरा भारत का नागरिक हो, साथ में इनका स्थायी पता भी भारत में हो। और चौथा, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे OCI कार्ड होल्डर जिनके माता पिता भारतीय नागरिक हों और भारत में रह रहे हों। चौथी सुर्खी, आज विपक्षी पार्टियों की एक बैठक हुई जिसमें कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सरकार की कोविड-19 स्ट्रेटजी की जमकर आलोचना की। सोनिया ने कहा कि सारी शक्तियां एक ही दफ्तर में केंद्रित होकर रह गई हैं। उनका इशारा प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ था। सोनिया गांधी ने सरकारी कंपनियों की बिक्री से लेकर लॉकडाउन और राहत पैकेज तक पर बात की। 20 लाख करोड़ के पैकेज को उन्होंने जनता के साथ क्रूर मजाक बताया। इस मीटिंग में शिवसेना की तरफ से उद्धव ठाकरे और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ममता बनर्जी शामिल हुई। लेकिन समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव नहीं थे, बसपा की मायावती नहीं थी, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल भी नहीं थे।
अब बढ़ते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। अम्पन चक्रवाती तूफान आया और पश्चिम बंगाल से बहुत कुछ लेकर गया। कई जाने लोगों के घर बार, फसलें बर्बाद हो गई, पेड़ बिजली के खंभे उखड़े, अखबारी भाषा में कहें तो जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कोलकाता तूफान के रास्ते में था, वहां काफी नुकसान हुआ। हमने आपको कल के शो में विस्तार से ये सब बताया कि घरों तो छोड़िए, एयरपोर्ट तक में पानी भर गया। सबसे ज्यादा तबाही कहां हुई ये भी बताया। उत्तरी 24 परगना, दक्षिणी 24, मिदनापुर जिले, पड़ोसी राज्य उड़ीसा में भी नुकसान हुआ, लेकिन पश्चिम बंगाल से कम हुआ। ANI के दिए ब्यौरों के मुताबिक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बताया कि तूफान की वजह से अब तक राज्य में 80 लोगों की मौत हो गई। उन्होंने 21 मई को कहा था कि प्रधानमंत्री को आकर नुकसान का जायजा लेना चाहिए। शाम तक प्रधानमंत्री कार्यालय से खबर आ गई थी कि PM नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे शुक्रवार के दिन। कार्यक्रम के मुताबिक आज दोपहर प्रधानमंत्री ने प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। उनके साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मौजूद रहीं। इससे पहले एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने बसीरहाट में CM ममता बनर्जी, राज्यपाल जगदीप धनखड़ और अधिकारियों के साथ रिव्यू मीटिंग भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से पश्चिम बंगाल के लिए फौरी राहत के तौर पर 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने मृतकों के परिवार वालों को 2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपए के मुआवजे की घोषणा की। साथ ही उन्होंने नुकसान और वर्तमान हालात के सर्वे के लिए एक टीम भेजने की बात भी की। अक्सर केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच टकराव देखने को मिलता है। ममता बनर्जी केंद्र को घेरे रहती हैं, लेकिन आज प्रधानमंत्री ने ममता बनर्जी सरकार की तारीफ की। सुनिए। पूरी दुनिया एक संकट से जूझ रही है। भारत भी लगातार कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। कोरोना वायरस की लड़ाई में जीतने का मंत्र और साइक्लोन में जीतने का मंत्र दोनों पूरी तरह एक दूसरे के ऑपोजिट है। कोरोना वायरस से लड़ने का मंत्र है जो जहां है वहीं रहे, जरूरत नहीं हो तब तक घर से बाहर न निकले और जहां भी जाए 2 गज की दूरी बनाए रखे। लेकिन साइक्लोन का मंत्र है कि साइक्लोन आ रहा है, जल्दी से जल्दी सुरक्षित स्थल पर आप शिफ्ट कर जाइए, वहां पर पहुंचने का प्रयास कीजिए, अपना घर खाली कीजिए। यानी दोनों अलग अलग प्रकार की लड़ाइयां एक साथ पश्चिम बंगाल को लड़नी पड़ी है। लेकिन उसके बावजूद भी ममता जी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने भरसक प्रयास किया है। भारत सरकार ने भी लगातार उनके साथ रह करके इस संकट की घड़ी में जो भी आवश्यक, जो एडवांस में करने योग्य था, जो उसी समय करने का योग्य था और जो आगे दिनों के करने की आवश्यकता है, उसको भी पूरा करने का हम प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का तकरीबन 83 दिन बाद ये कोई दौरा है। उन्होंने पिछली बार 29 फरवरी को दौरा किया था, जब वो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट और प्रयागराज आए थे। लेकिन चक्रवात से हुई तबाही के बाद वो दौरे पर निकले। आज की तारीफ के मायने क्या निकाले जाएं, इसे लेकर भी ज्यूरी बटी हुई है। एक मत है कि साधारण सौजन्य वाली बात है, इसमें कुछ न ढूंढा जाए। दूसरा मत है कि इसे सीज फायर के ऐलान की तरह देखा जाए। ममता बनर्जी और मोदी सरकार के मतभेद एक दिन में खत्म नहीं हो सकते, लेकिन दोनों सरकारों के बीच जो असाधारण टकराव है उसमें कमी लाने के लिए ये बयान पहला कदम हो सकता है। कई लोगों ने कहा कि ये पश्चिम बंगाल के नागरिकों से प्रधानमंत्री का सीधा संवाद भी है ताकि रेपो और मजबूत हो। ये सब कयासबाजियां हैं, लेकिन राजनीति कयासों का भी खेल है। कौन जाने कौन सा कयास कब सटीक निकल जाए। बड़ी खबर में अब दूसरे मोर्चे पर बढ़ेंगे। शुरुआत एक फिल्म से करेंगे। 2009 में आमिर खान की एक कमाल की फिल्म आई थी, 3 इडियट्स। अगर आपने फिल्म देखी हो तो क्लाइमेक्स भी याद आ गया होगा, ना देखी हो तो ये तस्वीर है, इन्हें देख लीजिए। इस सीन में गहरे नीले रंग की बेहद खूबसूरत झील दिखती है और उसके इर्द गिर्द सफेदी का विस्तार। ये लद्दाख है, प्योंगयांग लेक है। झील के किनारे ही रेंचो के दोस्त उसे बरसों बाद देखते हैं, प्यार से झगड़ा करते हैं। हमारा मकसद यहाँ फिल्म वाला झगड़ा बताना नहीं है, असली वाला झगड़ा बताना है जो इस वीडियो में आपको नजर आएगा।
ये वीडियो भी उसी 3 इडियट्स फिल्म वाली झील के किनारे का है, पेंगोंग झील के किनारे का। तारीख 19 अगस्त 2017। भारत और चीन के सैनिक मारपीट और पत्थरबाजी कर रहे हैं। आप कहेंगे 3 बरस पुराना वीडियो है, अब क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि झगड़ा दोबारा हुआ है और अब तक सुलझा नहीं है। पेंगोंग झील के साथ ये सब अब नत्थी हो गया है। किनारे दर्जन भर फिल्म की शूटिंग हो चुकी है। लोग घूमने जाते हैं। इसी झील के किनारे 2 देशों के बीच मारपीट और झगड़ा होता है, लेकिन इस बार झगड़ा कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। झील के आसपास दोनों देशों की सेनाओं का मूवमेंट भी बढ़ रहा है। इसके चलते चीन टेंट के अलावा भारी भरकम गाड़ियां लेकर पहुंच गया है। भारत ने पिछले हफ्ते अपना सुखोई 30 विमान भी उधर भेजा। अमेरिका ने भी चीन की निंदा की है। तो आखिरी में लद्दाख में भारत और चीन के बीच क्या पक रहा है, इस पर आज विस्तार से बात करते हैं। बात पेंगोंग झील से शुरू हुई थी, तो यहीं से आगे बढ़ते हैं। देश के नक्शे में पेंगोंग लेक देखिए। लद्दाख में भारत और चीन की सीमा के ऊपर थोड़ा और करीब से देखते हैं। झील का पश्चिमी हिस्सा भारत में और पूर्वी छोर चीन में। झील की लंबाई 135 किलोमीटर। पश्चिमी छोर से शुरू करें तो 45 किलोमीटर तक का हिस्सा हम अपना मानते हैं। आगे का 90 किलोमीटर का हिस्सा चीन का। चीन के हिस्से पर भारत को आपत्ति नहीं है, लेकिन भारत वाले हिस्से पर भी चीन अपना हक जताता है। झील में पानी के बीच से यहाँ भारत और चीन की नियंत्रण रेखा गुजरती है। चीन उसे भी नहीं मानता। नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसको भी ठहर के समझ लेते हैं। जमीन पर खींची लकीरों के झगड़े हैं, इसलिए नक्शे से ही समझ पाएंगे। ये भारत और चीन के बीच की सरहद है। असल में तो भारत का हिस्सा चीन से लगता ही नहीं, तिब्बत का हिस्सा लगता है। लेकिन तिब्बत अब स्वायत्त नहीं रहा, चीन के कब्जे में है। और ये बात भारत ने भी आधिकारिक रूप से मान ली है, इसलिए इसे भारत चीन सीमा ही कहा जाता है। आधिकारिक रूप से यह सीमा कब तय हुई थी? साल 1914 में शिमला में। मेज पर थे भारत, जो उस वक्त ब्रिटिश इंडिया कहलाता था, तिब्बत और चीन। भारत में ब्रिटेन के विदेश सचिव ने कागज पर लकीर खींचकर नक्शा बनाया और उन्हीं के नाम पर इस सीमा को मैकमोहन लाइन कहा गया। आधिकारिक रूप से यही भारत की सीमा है जो हम भारत के नक्शे में देखते हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। चीन में माओ की अगुवाई में क्रांति हुई, कम्युनिस्टों की सत्ता आई और इसके बाद चीन ने साम्राज्यवाद की नीति से तिब्बत पर कब्जा करना शुरू कर दिया। और भारत और चीन, जिसके बीच 1914 में मैकमोहन लाइन खींची गई थी, उस पर भी आपत्ति जताई गई। उस वक्त देश के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। वो हिंदी चीनी भाई भाई का राग अलाप रहे थे, दोस्ती की बात कर रहे थे, लेकिन चीन के इरादे कुछ और थे। 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया। भारत युद्ध के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, चीन के मुकाबले कमजोर था। प्रधानमंत्री नेहरू, रक्षा मंत्री मेनन और उनकी कोटरी वो सेना को अपने तरीके से प्रभावित कर रहे थे, इसलिए हमें बैकफुट पर आना पड़ा। चीन ने भारत के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। युद्धबंदी के बाद जिस सेना का जहां कब्जा था, वही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC कहलाया। तो मैकमोहन लाइन पीछे छूट गई और नया शब्द आ गया, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। काराकोरम से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारत और चीन की जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वो 3 हिस्सों में बटी है। एक हिस्सा है लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड से लगा, बीच वाला हिस्सा सिक्किम से लगा और तीसरा अरुणाचल से लगता है। भारत के मुताबिक इस सीमा की कुल लंबाई लगभग 3488 किलोमीटर है, लेकिन चीन ये भी नहीं मानता, कहता है कि LAC तो 2000 किलोमीटर लंबी ही है और इसी बात का झगड़ा है। कैसे? फिर से लौटते हैं लद्दाख वाले इलाके में। मैप में आपको भारत चीन सीमा नजर आ रही है और एक लद्दाख के बीच से जो डॉटेड लाइन दिख रही है, ये डॉटेड रेखा ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। इस डॉटेड लाइन और असली अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बीच का एरिया करीब 38,000 वर्ग किलोमीटर का है। इसे अक्साई चीन वाला एरिया कहा जाता है। अभी ये चीन के कब्जे में है, लेकिन झगड़ा यहीं तक थम गया हो ऐसा नहीं है। नक्शे में आप देख सकते हैं कि पेंगोंग लेक के बीच से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जा रही है। इस रेखा से चीन आगे बढ़ रहा है। ज़्यादा झगड़ा झील के आसपास है। यहाँ छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं जिनको फिंगर्स कहकर मार्क किया गया है। पेंगोंग लेक के पास फिंगर 8 तक चीन का नियंत्रण भारत मानता है और भारत अपनी मौजूदगी या पेट्रोलिंग फिंगर 4 तक करता है, यानी फिंगर 1 से फिंगर 4 तक का हिस्सा भारत के नियंत्रण का है। लेकिन चीन ऐसा नहीं मानता। जब भी मौका मिलता है, चीन भारत के हिस्से में घुसने की कोशिश करता है।
जब 1999 में करगिल में युद्ध हुआ तब भारतीय सेना LAC से कम कर कारगिल में भेजी गई तो चीन ने मौका देखकर 5 किलोमीटर लंबी सड़क भी बना ली। चीन का स्टैंड है कि फिंगर 2 तक उसी का इलाका है। इस बार वाला झगड़ा भी इसी बात को लेकर हुआ। 5 और 6 मई को भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच धक्का मुक्की की खबरें आई। वजह बताई गई, चीन की सेना फिंगर 2 में पेट्रोलिंग कर रहे भारतीय जवानों को रोक रही थी। चीन ने आधिकारिक रूप से भी ये बयान दिया कि भारत चीन के इलाके में दाखिल हो रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है? ये इलाका तो हमारा ही है। इसके अलावा पेंगोंग झील से 200 किलोमीटर अंदर भारत के इलाके में हमने कुछ कंस्ट्रक्शन किया, चीन उस पर भी आपत्ति जता रहा है। जब दोनों देशों के बीच सीमा पर इस तरह जवानों का झगड़ा होता है तो क्या होता है? अमूमन लोकल कमांडर आपस में बैठक कर सुलह करते हैं। इस बार भी 2 बार बैठक हो चुकी है, लेकिन झगड़ा अभी तक सुलझा नहीं। भारत और चीन दोनों ही देशों ने यहाँ सेना का मूवमेंट बढ़ा दिया है। इस झगड़े की क्या इंटेंसिटी है, ये जानने के लिए हमने बात की डिफेंस एक्सपर्ट सुशांत सरीन से। इस बार जो चीज एक अलग से नजर आ रही है वो एक तो ये है कि जो आमतौर पर जो एक सामरिक माहौल बन रहा है जिसमें चीन ये कोशिश कर रहा है दिखाने की कि अमेरिका जो उसके ऊपर दबाव बना रहा है वो उससे दबेगा नहीं, मेरे ख्याल एक उसका भी आंसर आ गया है इस सारे सिलसिले में। दूसरा, भारत को भी वो कुछ संदेश देने की कोशिश कर रहा है डोकलम के बाद, और ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप हमारे जो हित हैं उनका ख्याल नहीं रखेंगे तो यहाँ पर हम आपके साथ छेड़ाखानी कर सकते हैं। तो इस बीच 2 चीजें और हुई हैं। लिपुलेख में भारत की सड़क बनाने पर नेपाल ने आपत्ति जताई। नेपाल ने अपना नया नक्शा भी जारी कर दिया जिसमें भारत का हिस्सा भी शामिल था, और भारत ने प्रतिक्रिया दी कि नेपाल किसी और के इशारे पर काम कर रहा है, मतलब चीन के इशारे पर, यानी चीन के पक्ष में नेपाल है। दूसरी प्रतिक्रिया अमेरिका से आई। अमेरिका की साउथ और सेंट्रल एशिया की इंचार्ज सीनियर डिप्लोमेट एलिस वेल्स ने कहा कि चीन अपनी ताकत की आजमाइश कर रहा है, ये खतरनाक है। अब लाइक माइंडेड देशों को चीन के खिलाफ एक साथ आना चाहिए। इस मामले पर झगड़ा लगातार बढ़ रहा है, कहां जाकर थमेगा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। डिप्लोमेसी भी चल रही है और सैन्य टकराव भी। आज रिजर्व बैंक ने सुर्खियां बटोरी क्योंकि मौद्रिक नीति कमेटी यानी कि MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक पूरी हो गई 3 दिन के बाद। इसके बाद RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें सबसे बड़ा ऐलान क्या था? रेपो और रिवर्स रेपो रेट में बदलाव हुआ। अब इससे पहले कि आप चैनल बदलें और कहें कि ये तो पता नहीं कौन से टर्म्स बताने लगे, रिवाइज करते हैं अपना सबक। रेपो रेट यानी कि जिस दर पर बैंक RBI से कर्ज लेते हैं, हमारे और आपके बैंक, सबसे बड़ी बैंक RBI से कर्ज लेते हैं, उसको रेपो रेट कहते हैं। इसे घटाकर 4.40% से 4% कर दिया गया है। 40 बेसिस पॉइंट की कटौती है ये। इससे पहले 27 मार्च को भी RBI ने रेपो रेट को 75 बेसिस पॉइंट कम करते हुए 4.4% कर दिया था। दूसरी चीज रिवर्स रेपो रेट, यानी जिस दर पर RBI बैंकों से पैसा लेता है और बदले में उनको ब्याज देता है, इसे 3.75% से घटाकर 3.35% कर दिया गया है। यहां भी 40 बेसिस पॉइंट की कमी हुई। कोरोना संक्रमण के दौर में RBI ने इससे पहले भी 2 बार रिवर्स रेपो रेट को कम किया। 27 मार्च को इसे 90 बेसिस पॉइंट घटाकर 4% किया गया और 17 अप्रैल को 25 बेसिस पॉइंट घटाकर 3.75% किया गया था। आज के ये दोनों ऐलान बाजार में पैसे की उपलब्धता और बढ़ाएंगे, लेकिन इसका फौरन असर दिखना मुश्किल है क्योंकि RBI पहले ही बाजार में बहुत भारी रकम डाल चुका है, पर कोई कर्ज लेना नहीं चाहता क्योंकि इस वक्त सेंटिमेंट गड़बड़ है, भरोसे की कमी है। रेपो और रिवर्स रेपो रेट के अलावा भी एक बड़ा ऐलान हुआ आज, कर्ज की किश्तों में छूट से जुड़ा हुआ। 27 मार्च को RBI ने कहा था कि बैंक 31 मई तक के लिए अपने ग्राहकों को कर्ज की किश्त भरने से छूट देने पर विचार करें। इसके बाद कई बैंकों ने ऐसा किया भी। आज RBI ने यह छूट 3 और महीनों तक बढ़ा दी, यानी 31 अगस्त तक के लिए कर दी। हालांकि बाजार में कई बैंकों की राय है कि सिर्फ किश्त में छूट देने से काम नहीं चलेगा। RBI को एक लोन रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम पर भी काम करना चाहिए, माने कर्ज के ढांचे में बदलाव करना चाहिए। RBI के आज के ऐलानों पर हमने अपने आर्थिक मामलों के जानकार और ललन टॉप के वीकली प्रोग्राम अर्थात के कॉलमिस्ट इंडिया टुडे हिंदी के संपादक अंशुमान तिवारी से बात की। सुनिए उनके विचार।
भारतीय अर्थव्यवस्था के सिकुड़ने जैसी कोई स्थिति नहीं होती। अर्थव्यवस्था जब नेगेटिव टेरिटरी में जाती है तो इसका सीधा मतलब ये होता है कि आर्थिक विकास दर पिछले साल जिस स्थिति में थी उससे कम रहेगी। यानी अगर भारतीय अर्थव्यवस्था ने पिछले साल 100 रुपए का उत्पादन किया है तो इस बार का उत्पादन 80 रुपए, 90 रुपए, 85 रुपए, कितनी गिरावट होगी इस आधार पर रहेगा। जीरो से नीचे जितनी भी विकास दर गिरती है उसे नेगेटिव टेरिटरी में कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी बात भारत के लिए जो आज रिजर्व बैंक गवर्नर ने कही है, जिसे बहुत गंभीरता के साथ देश को सुनना समझना चाहिए, राजनेताओं को भी, कि भारतीय अर्थव्यवस्था गहरी मंदी में फंस चुकी है। रिजर्व बैंक पिछले 3 महीने से अलग अलग समय पर इस घोषणा से बचता रहा था। ये पहली आधिकारिक स्वीकारोक्ति है कि भारतीय अर्थव्यवस्था नेगेटिव जोन में जा रही है। भारत ने अपने ताजा इतिहास में कभी भी नकारात्मक विकास दर नहीं देखी, यानी शून्य से नीचे कभी नहीं गई। इसे समझना जरूरी है कि वो अर्थव्यवस्था जो 6-7% की गति से बढ़ रही थी, वो अगर शून्य से नीचे चली जाती है तो उस पर क्या असर पड़ेगा। भारत के पास नेगेटिव सालाना ग्रोथ का पूरे साल की ग्रोथ का कोई तजुर्बा नहीं है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है और रिजर्व बैंक ने आज दाएं करने के बजाय स्पष्ट रूप से पूरे साल के लिए भविष्यवाणी कर दी है, जिसके बाद हमें पैकेज को समझने का, भारतीय अर्थव्यवस्था पर होने वाले असर, बेकारी, गरीबी, इसको समझने के अपने पूरे आयाम और तरीके बदलने पड़ेंगे, क्योंकि हम गहरी मंदी में धंस चुके हैं। ये रिजर्व बैंक ने स्वीकार कर लिया है। दूसरी जो महत्वपूर्ण घोषणा थी वो इस पैकेज की आरबीआई के प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज ये थी कि आरबीआई ने घोषणा जिन जो लोन हैं, जो बकाया कर्ज हैं, उन्हें इनकी वसूली 3 माह के लिए यानी अगस्त के अंत तक और टाल दी जाएगी। ये भी अभूतपूर्व है। भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ जब बैंकों ने एक साथ 6 महीने के लिए अपने कर्ज की वसूली टाल दी हो। इस कर्ज की वसूली टालने से इससे आम उपभोक्ताओं को तो शायद ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले की कर्ज वसूली टालने की सुविधा का लाभ केवल 8 या 9% रिटेल उपभोक्ताओं ने लिया था, लेकिन जो उद्योग हैं उन्हें इसका लाभ मिलेगा और इसका नुकसान बैंकों को होगा। इसलिए रिजर्व बैंक गवर्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते भारत के शेयर बाजार में बैंकों को जबरदस्त पिटाई हुई और आज भारत देश का सबसे बड़ा बैंक जो है वो 52 हफ्ते के लोएस्ट लेवल पर आ गया। यानी कि पूरी अर्थव्यवस्था में बैंकों को लेकर गहरी चिंता है, क्योंकि बैंक अगर 6 महीने तक कर्ज की वसूली नहीं कर पाएंगे तो उनकी बैलेंस शीट की क्या स्थिति होगी, उनके घाटे किस स्थिति में पहुंचेंगे और कहां खड़े होंगे, इसका अंदाज लगाना भी मुश्किल है। आरबीआई गवर्नर ने आज इस संदर्भ में कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिए। बड़ी खबर में अब बात पाकिस्तान की। यहाँ एक भीषण हादसा हुआ। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की एक फ़्लाइट PK 303 लाहौर से कराची जा रही थी। लैंडिंग से ठीक पहले ये कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास क्रैश हो गई। ये प्लेन एयरबस A320 मॉडल का था। समाचार एजेंसी AP को पाकिस्तान के उड्डयन मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल सत्तार कोखर ने बताया कि फ़्लाइट पर 99 यात्री और चालक दल के 8 लोग थे, लेकिन इस संख्या पर कुछ संशय भी है। कुछ जगह ये जानकारी भी है कि विमान में 90 यात्री थे और चालक दल के 8 लोग। भारत की तरह ही पाकिस्तान में भी धीरे धीरे डोमेस्टिक फ़्लाइट्स शुरू की जा रही हैं। ये वैसी ही एक फ़्लाइट थी। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के CEO के मुताबिक कराची में 2 रनवे लैंडिंग के लिए खाली थे, लेकिन पायलट ने किसी तकनीकी खामी के चलते प्लेन को लैंड नहीं किया। पायलट ने एक चक्कर लगाकर फिर से लैंडिंग की कोशिश करने का फैसला लिया, लेकिन इस बार भी प्लेन रनवे तक नहीं पहुंच पाया। कराची में एयरपोर्ट के पास मलीर इलाका पड़ता है, वहीं मॉडल कॉलोनी में जिन्ना ग्राउंड पर यह प्लेन क्रैश हो गया। कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने कहा कि क्रैश से पहले प्लेन की विंग्स से लपटें उठ रही थी और क्रैश से पहले हवाई जहाज़ कुछ घरों की छतों से भी टकराया। इलाके में कई घरों और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। हादसे के बाद सोशल मीडिया पर कई वीडियो आए जिनमें क्रैश साइट से काला धुआं उठता नजर आ रहा था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि बचाव दल क्रैश साइट पर पहुंच गया है। सरकार की मदद के लिए पाकिस्तान की सेना और रेंजर्स भी पहुंचे हैं। सिंध के स्वास्थ्य मंत्री ने कराची के सभी अस्पतालों में इमरजेंसी की घोषणा की है। शो में अब वक्त है विदा लेने का, लेकिन विदा से पहले सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता अंत में, इस शीर्षक की कविता से कुछ पंक्तियां। अब मैं कुछ कहना नहीं चाहता, सुनना चाहता हूं एक समर्थ सच्ची आवाज यदि कहीं हो, अन्यथा इससे पूर्व कि मेरा हर कथन, हर मंथन, हर अभिव्यक्ति शून्य से टकरा कर फिर वापस लौट आए, उस अनंत मौन में समा जाना चाहता हूं जो मृत्यु है। वो बिना कहे मर गया। ये अधिक गौरवशाली है ये कहे जाने से कि वो मरने के पहले कुछ कह रहा था जिसे किसी ने सुना नहीं। हादसे में लोग मारे जाते हैं,
कभी पश्चिम बंगाल में, कभी ओडिशा में, कभी दुनिया के किसी और हिस्से में और आज पाकिस्तान में। कई लोग फंसे होते हैं, कई लोग घर जा रहे होते हैं। इनका दोष नहीं होता है, एक बाहर का कोई फैक्टर आता है, कभी प्रकृति के रूप में, कभी दुर्घटना के रूप में। और कितने लोग हमेशा के लिए अपनी यात्रा को अधूरा छोड़कर गुजर जाते हैं। दुख की घड़ी में जो सब हैं, उन सब के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। शो में आज इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।